डिस्कनेक्ट हो गया। पहले मैं बात करता हूँ एज फॉर एग्जांपल, अगर सपोज दैट ये x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 है, ठीक है, इसका हमें एक्सपांसन करना है फॉर n इज पॉजिटिव वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका जो एक्सपांसन होता है, ये एक्सपांसन क्या होगा एक्चुअली में, देखिए तो इसका एक्सपांसन होता है दिस इज समेशन ऑफ दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n1 फैक्टोरियल, दिस इज़ फिर n2 फैक्टोरियल, फिर ये n3 फैक्टोरियल, और ये x1 की पावर में n1, फिर x2 की पावर में n2, और यहाँ पे x3 की पावर में n3, और फिर यहाँ पे चलेगा दिस इज सिग्मा तब तक चलेगा जब n1 प्लस n2 प्लस n3 का वैल्यू n के इक्वल आएगा। मतलब ये सारे पावर का जो सम है दैट मस्ट बी इक्वल टू n। इसका फीलिंग कहाँ पे छुपा हुआ है? इसका फीलिंग अगर बात करें तो इसका फीलिंग है इसी के अंदर। देखिए मैं थोड़ा सा x प्लस वाई की पावर में जैसे n, इसका एक्सपांसन करते तो क्या आता था, याद करिए सभी लोग, क्या आता था? r इक्वल टू समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 टू n आता था ना, ये समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 टू n। याद करिए क्या आता था, x की पावर में n माइनस ऑफ r और y की पावर में r आता था। सही बात है कि नहीं? अगर हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये जो कंडीशन है इसको ध्यान दीजिए, इसको अगर हम n माइनस आर को n1 पुट कर ले और यहाँ पे r को हम n2 रख ले, तो यही चीज़ हमें क्या दिखाई देगा, दिस विल बी समेशन ऑफ x की पावर में n माइनस आर दैट इज x की पावर में n1, और फिर ये जो है y की पावर में क्या दिखाई देगा, n2, और यहाँ पे दोनों को अगर ऐड करें यहाँ पे n1 प्लस n2 को, तो n1 प्लस ऑफ n2 किसके इक्वल हमें दिखाई देगा, n1 प्लस n2 n के इक्वल दिखाई देगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो है दिस इज तो ये दिस इज n1 प्लस ऑफ n2 इक्वल टू n है। और यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है, दैट इज NCR था ना ये, तो NCR को भी जब हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या दिखाई देता है, यही चीज़ दिखाई देता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो इसका मतलब n1 फैक्टोरियल और ये n2 फैक्टोरियल आता। तो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे जो एक्सपांसन है, एक्सपांसन अब 3 के लिए, 4 के लिए, किसी के लिए भी हम इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं एनी पावर्स के लिए, कितने भी, जैसे बाइनोमियल से ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ मान लीजिए xr तक है, xr, इसका हमें एक्सपांसन करना है पावर n के लिए, तो क्या होगा इसका एक्सपांसन, समेशन ऑफ x1 की पावर में n1, फिर x2 के पावर में n2, फिर यहाँ पे x3 की पावर में n3, और ऐसे चलेगा xr की पावर में क्या चलेगा, xr की पावर में nr तक चलेगा, और फिर यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पे n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, और ऐसे चलेगा कहाँ तक चलेगा, ये nr फैक्टोरियल तक चलेगा। और यहाँ पे दिस इज़ व्हाट, ये n1 प्लस ऑफ n2 अप टू कहाँ तक, n3 अप टू nr, दिस इज इक्वल टू n के इक्वल होना चाहिए, सारे इंडिसेस का सम उसके इक्वल होना चाहिए। तो यही होता है एक्चुअली में मल्टीनोमियल थ्योरम, और कुछ नहीं है मल्टीनोमियल में, दैट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। अब जैसे मान लीजिए इसका एप्लीकेशन, एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं जैसे इसमें, जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर पूछ ले कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, जैसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ व्हाट इज दिस x की पावर 7 इन द एक्सपांसन ऑफ दिस इज 1 माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ x क्यूब। अब इसके पावर में ये चीज़ 5 है, ठीक है, ये है। अगर ये चीज़ पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दिस, कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में? तो यहाँ पे ये सब जो टर्म है ये मर्ज नहीं होने वाले हैं, ये सब इंडिविजुअल टर्म्स है, इंडिपेंडेंट टर्म्स है। तो जब हम मल्टीनोमियल थ्योरम से इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो मल्टीनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 माइनस 2x प्लस ऑफ x क्यूब आएगा, और फिर पावर में क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका एक्सपांसन में क्या आएगा, दिस इज समेशन ऑफ दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो खटाक से यहाँ पे n1 फैक्टोरियल लिखना है, n2 फैक्टोरियल लिखना है, फिर यहाँ पे n3 फैक्टोरियल लिखना है, फिर 1 की पावर में n1 चलेगा,
फिर माइनस ऑफ 2x की पावर में कहा n2 चलेगा, और फिर एक्स क्यूब की पावर में क्या चलेगा, दिस इज n3 चलेगा। और यहाँ पे लिखना होगा कि n1 प्लस समेशन तब तक चलेगा जब n1 प्लस n2 प्लस n3 इसका जो वैल्यू है दिस मस्ट बी इक्वल टू 5। अब जितने भी x का कोफिशिएंट है सबको अगर हम इकट्ठा कर ले तो दिस विल बी लाइक ऑफ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड दिस इज n3 फैक्टोरियल। और ये आ जाएगा माइनस 2 की पावर में क्या आएगा, n2 आएगा 1 के पावर में n1 का तो कोई मतलब है नहीं, और x की पावर में क्या क्या आएगा बता सकते हैं, n2 प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ n3 आएगा। बात समझ में आई क्या? और ये समेशन तब तक चलेगा जब n1 प्लस n2 प्लस ऑफ n3 इसका वैल्यू 5 के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है सर? अच्छा, अब हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए था सर? हमें कोफिशिएंट चाहिए था, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 चाहिए था। ठीक है, तो x की पावर 7 का जो कोफिशिएंट चाहिए इसका मतलब दिस पावर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, मस्ट बी इक्वल टू 7 होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो दिस इम्प्लाइज दैट n2 प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ n3 दिस मस्ट बी इक्वल टू 7। नाउ एक टेबल बनेगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेबल क्रिएट होगा, टेबल से अब सॉल्व होगा, ऐसे नहीं क्योंकि ये मल्टीनोमियल में चल रहा है अभी हम। तो यहाँ पे n1 का वैल्यू, n2 का वैल्यू और n3 का वैल्यू चूज करेंगे। ठीक है, हमें ऐसे चूज करना है सच दैट 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। n2 प्लस 3n3 का वैल्यू पहला तो 7 होना चाहिए, ठीक है, और इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना होगा, n1 प्लस n2 प्लस ऑफ n3 दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 5 होना चाहिए। कोई समस्या परेशानी नहीं है। अब इस बात को समझिए कि ये जो चीज़ें हैं कैसे हम इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब इसमें इतना समझ में आया क्या? तो टेबल किसका किसका बनेगा, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, n1 फिर n2 और यहाँ पे n3 का वैल्यू। ठीक है, और फिर यहाँ पे कोफिशिएंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, कोफिशिएंट का वैल्यू हम लिखते चलेंगे। तो कोफिशिएंट था 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल एंड दिस इज n2 फैक्टोरियल एंड दिस इज n3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ना? यही कोफिशिएंट था, तो इसका वैल्यू अभी निकाल के हम अलग अलग रखते जाएंगे। तो बताइए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 n2 एंड n3 बताइए आप लोग क्या होगा, कॉमन सेंस से बताइए। पहले इस कंडीशन को चेक करना होगा, इसको, दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, n2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ n3 मस्ट बी इक्वल टू 7। तो वन ऑफ द वैल्यू बताइए पहले। n1 का देखिए, n1 पे कोई पाबंदी नहीं है, बताइए कुछ बताइए। 0 1 2, इधर n1 का वैल्यू 0, यही ना, n1 का वैल्यू 0 और फिर n2 का वैल्यू 1 एंड दिस इज 2। तो फैक्ट यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया है, -2 की पावर n2 भी था, -2 की पावर n2 भी कोफिशिएंट में था। तो कोफिशिएंट इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या आएगा बताइए, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और -2 की पावर में क्या है, n2 है तो मतलब 1 आएगा। एक काम का ख़त्म हुआ है। क्या सिर्फ एक यही वैल्यू हो सकता है कि और भी हो सकता है? चेक इट आउट, और भी हो सकता है क्या? यहाँ पे n3 का वैल्यू अगर 0 ले लें कॉमन सेंस से, n3 का वैल्यू 0, n2 का वैल्यू 7 और n1 का वैल्यू 0, ठीक है, सेटिस्फाइड है बोथ? नहीं 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 नहीं, अभी इसमें भी गड़बड़ कर दिया। अभी एक्चुअली में जो टेबल बना है, दिस टेबल इज नॉट करेक्ट। एक चीज हम लोगों ने चेक नहीं किया है, पता है कौन सा चीज? दूसरा वाला कंडीशन भी तो सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो सर दूसरा वाला क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा, ये ध्यान देना होगा। बताइए और, हाँ पॉसिबिलिटी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं एग्जिस्ट करेगा। बताइए और क्या है, और कुछ पॉसिबिलिटी। 2, अच्छा 2 n1 का वैल्यू 2, इधर 1 और इधर 2, सही है। नाउ इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट? 5 हो रहा है क्या? हो रहा है, अब सही है। तो
तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और -2 की पावर में n2 मतलब 1। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही है। समझ में आ रहा है? और बताइए, और कुछ पॉसिबिलिटी बन रहा हो तो आंसर देखिए, चेक करिए, इसका वैल्यू निकालिए सभी लोग, कितना आएगा। 2 फैक्टोरियल से सर ये कट गया और ये कट गया 2 से 2 और 5 फैक्टोरियल 120, 120/2 -60 आ गया। इसका वैल्यू चेक करिए सभी लोग, कितना आएगा। इसका वैल्यू चेक करिए, 5 फैक्टोरियल इंटू 4, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाएगा तो 5 और इधर कितना आएगा, 16 पंचे 80 आएगा। तो 80 - 60 दोनों का टोटल कितना आ गया, टोटल 20 आया ना, 20 इज द आंसर। इस तरीके से करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन वैसे बहुत रेयर है, आप लोगों को पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो ऐसे ही करना है। वैसे मैं एक नोशन बता दे, देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना होता है तो कैलकुलेशन नहीं पूछेगा आपसे, वो उसका कॉन्सेप्ट बस जानना चाहेगा आप लोग से कि कॉन्सेप्ट आप एक्चुअली में इम्प्लाई कर पा रहे कि नहीं, कॉन्सेप्ट को यूज कर पा रहे कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट हियर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कॉन्सेप्ट यूज करने आना चाहिए बस, और कुछ और इसमें कोई आपत्ति जैसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, बस ये सब ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें बाइनोमियल में, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, ये भी समझ लीजिए। बाइनोमियल थ्योरम फॉर, ये तो खैर टेलर सीरीज है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, फॉर एनी इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के लिए क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो एनी इंडेक्स, अब तक जैसे x + y की पावर में हम n जब कर रहे थे, x + y की पावर में n, तो क्या हो रहा था एक्चुअली में, कॉमन सेंस की बात करिए यहाँ पे सर, ये तभी वैलिड हो रहा था जब n का वैल्यू नेचुरल नंबर कर रहे थे, ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के लिए स्पेशली हम इसका एक्सपांसन करेंगे 1 + x की पावर n का। इसके पीछे रीज़न है, वो रीज़न खैर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस का है, कि सीरीज कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, अभी बता दूँ, खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जब n का वैल्यू कुछ भी होगा तब क्या होगा, एक्सपांसन। तो मान लेते हैं कि सर इसका एक्सपांसन इस तरीके से आ रहा है, a0 + a1x, बताया था ना ये a2x। ऐसा कौन बोलता है कि ऐसा हम लिख सकते हैं, टेलर सीरीज बोलता है ऐसा। टेलर मैक्लेरियन सीरीज से पढ़े, जानते, नाम तो सुने ही होंगे ना। उसने बोला था कि किसी भी फंक्शन को एज ए पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में हम इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में बना के लिख सकते हैं, उनका ये कहना था। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि अगर हम a0, a1, a2 इस सब का अगर वैल्यू निकाल लें तो काम हो जाएगा। तो याद करिए कैसे निकाला करते थे। अगर a0 का वैल्यू निकालना है तो पुट क्या करेंगे इसमें, पुट बताइए x = 0, तो x = 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a0 का वैल्यू तो सर 1 आ जाएगा, सही है। एक बार इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये n टाइम्स ऑफ 1 + x की पावर में n - 1, a0 तो ख़त्म हो जाएगा, इधर x की पावर 1, तो 1 × a1 चिपकेगा, फिर 2 टाइम्स ऑफ a2 × x, फिर 3 टाइम्स ऑफ a3 × यहाँ पे x² + 4 टाइम्स ऑफ a4 × x³ आएगा। सही बात है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमें a1 चाहिए, तो अब इसमें क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे बताइए, x = 0 रखेंगे। तो यहाँ पे n = 1 × a1 आएगा, तो यहाँ से a1 का जो वैल्यू आएगा दिस विल बी n/1 आएगा, सही है। नाउ फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको फील आने लग जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, n × n - 1 और ये 1 + x, इसके पावर में n - 2 होगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा इस तरफ 1 × 2, जब इसका पावर इधर डिफ्रेंशिएट होगा और इधर a2 आ जाएगा, और फिर दूसरी बार में 1 × 2 × 3 × a3x आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसी प्रकार से 3 इधर कूद के आएगा, 3 × 4 × a4
एक्स स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है ना? हेलो, ये नेटवर्क चला गया। इसमें अगर पुट किया जाएगा तो पुट एक्स इक्वल टू क्या, पुट एक्स इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा n इंटू एन माइनस ऑफ 1, और इधर 1 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू a2। तो यहाँ से निकल के आएगा आप लोग को a2 इक्वल टू दिस इज n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर बात करें, अब फिर से डिफ्रेंशिएट करें अगर इसको, तो सिमिलरली अब मैं लिखता हूँ, सिमिलरली क्या लिखेंगे, a3 इक्वल टू क्या आएगा, 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल आएगा, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 दिख रहा है ना, यहाँ से दिख रहा होगा। फिर अगले बार में यहाँ पे फिर से ये 2 कूद के यहाँ पे आएगा, 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे कोफिशिएंट लिखा जा सकता है। जैसे AR अगर लिखना हो, AR, तो AR के लिए R टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा, n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 और ऐसे चलेगा, दिस इज n माइनस क्या, R माइनस 1 तक जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? और डिवाइडेड बाई नीचे दिस इज R फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ से जो एक्सपांसन आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांसन क्या आएगा, दिस एक्सपांसन इज नथिंग बट a0 का वैल्यू 1 आया था सर, और फिर a1 का वैल्यू क्या आया था, n बाई 1 फैक्टोरियल आया था। सही है, मतलब समझ में आ रहा है ना ये कि नहीं आ रहा समझ में? फिर ऐसे ही ये x था, फिर नेक्स्ट n इंटू एन माइनस ऑफ 1 बाई 2 फैक्टोरियल आया था, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर दिस इज n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब आया था, और ऐसे ही चलेगा। x की पावर r का अगर बात करें तो ये n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ऐसे ही चलेगा। ये n माइनस ऑफ r प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा इधर, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और x की पावर r तक जाएगा। सही है। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, समझिए इस बात को, कुछ समझ में आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज नथिंग बट n इंटू एन माइनस ऑफ 1 इंटू एन माइनस 2 और ऐसे करके चल रहा है, दिस इज n माइनस ऑफ r प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई दिस इज r फैक्टोरियल। तो यही चीज़ याद रखना है। और ये जो सीरीज है, दिस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट कब होगा, नंबर होता है तो हम इतना तो जानते हैं कि उसका जैसे जैसे पावर बढ़ता है वो सब क्या होने लगता है, अरे ख़त्म होने लगता है ना, ये छोटा होने लगता है। तो दैट्स वाई जो इसका जो इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंट सीरीज हो पाएगा जब ये इस फॉर्मेट में रहेगा। तो अब ये जो सीरीज है ना, दिस इज वैलिड फॉर एनी इंडेक्स, मतलब पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, सबके लिए ये वैलिड है। समझ में आ रहा है ना? एनी इंडेक्स है ये। लेकिन अब से पहले जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ किसके लिए वैलिड था, बताइए सभी लोग? वो सिर्फ वैलिड था किसके लिए, होल नंबर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड था। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर ध्यान में रखिएगा तो कभी गलती नहीं होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं इसके ऊपर, जिससे कि आपको भी समझने में परेशानी ना आए। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन एक्सपांसन ऑफ दिस सीरीज 1 माइनस ऑफ 2x, इसके पावर में दिया हुआ है -5/2। ठीक है, चलिए फटाफट निकाल के बताइए। सो कैलकुलेट कर लीजिए, n का वैल्यू रख के, सबको n का वैल्यू रख के कैलकुलेशन ही करना है और कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिंपल का। अब इसका कैलकुलेशन है ना, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को भी अगर ब्रेक करके लिखना हो तो लिख लीजिए, मतलब 5, 7, 9 जो देखिए प्राइम नंबर तो कटना नहीं है, लेकिन जो कंपोजिट नंबर है वो तो कट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 यही मल्टीप्लिकेशन है, तो सर 5 से 5 जाएगा, और जो कट कुट रहा है वो भी काट लीजिए,
3 से कट जाएगा सर 15, और 2 से तो कुछ कटेगा ही नहीं, और 3 से कट सकता है, तो 3 से सर ये 3 और ये नीचे सर 2, ठीक है। तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिखाई देगा, मेरे पास आंसर है, मैं बता दे रहा हूँ, 150 150 15 आएगा, नीचे 16 आ जाएगा, दिस इज आंसर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आ जाएगा, ये कोई बिग इशू नहीं है। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, मल्टीनोमियल के ऊपर करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। दिया हुआ है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दिस a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 7, a की पावर 5, b की पावर 4 एंड c की पावर 7, a की पावर 5, b की पावर 4 एंड c की पावर 7, c की पावर 7 इन द एक्सपांसन ऑफ क्वेश्चन bc प्लस दिस इज ac प्लस ऑफ ab की पावर में दिया हुआ है 8 है, दिस इज 8। तो कोफिशिएंट निकाल के बताइए, कैलकुलेशन है, सिंपल है, जैसे मेथड बताया वैसे करना है, इसमें अगर कोई बात नहीं है, जैसे अभी हमने बताया ना उसी प्रकार से ही तो करना है, इसमें तो और आसान कर दिया है, प्रॉब्लम को काफ़ी आसान कर दिया गया है इसमें। मल्टीनोमियल ये बोलता है कि समेशन इसका एक्सपांसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n1 फैक्टोरियल, ऐसे ही होगा, n2 फैक्टोरियल और ये n3 फैक्टोरियल, और फिर चलेगा ab की पावर में n1, अच्छा bc की पावर, पहले bc है तो bc लिख देते हैं, bc की पावर में n1, फिर ac की पावर में n2, और फिर ab की पावर में n3, ऐसे ही चलेगा, और n1 n2 n3 सबका समेशन जो है दिस इज इक्वल टू 8 होना चाहिए, सही बात है। अब यहाँ पे सारे कोफिशिएंट को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, एक साथ अगर कर लिया जाए तो क्या दिखाई देगा, a की पावर में क्या क्या है, तो a की पावर में यहाँ पे आएगा n2 प्लस ऑफ n3 आएगा, सही बात है, और b की पावर में अगर इकट्ठा किया जाए तो n1 प्लस ऑफ n3 आएगा, सही है। c की पावर अगर इकट्ठा किया जाए तो c की पावर में n1 प्लस ऑफ n2 आएगा, सही है। तो अब इससे अगर कंपेयर किया जाए जिससे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, ऐसा होगा कि a की पावर n2 प्लस ऑफ n3 का वैल्यू 5 होना चाहिए, फिर n1 प्लस ऑफ n3 इसका जो वैल्यू है सर 4 होना चाहिए, और फिर n1 प्लस ऑफ n2 इसका वैल्यू 7 होना चाहिए। अब हमारा मेन काम ये है कि n1 n2 n3 इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेना। तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं क्या, हाउ टू सॉल्व दिस, तीनों को ऐड कर दे, तो तीनों को ऐड कर देंगे 2 टाइम्स में n1 प्लस ऑफ n2 प्लस ऑफ n3, दिस इज इक्वल टू सब क्या हो जाएगा, 5 4 9 7 16, तो ये 16 हो गया। तो इसका मतलब n1 प्लस ऑफ n2 प्लस ऑफ n3 दिस इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब n1 प्लस n2 का वैल्यू देखिए, n2 प्लस n3 पता है, तो सर n2 प्लस n3 5 है, तो इसका मतलब n1 कितना आ जाएगा, n1 3 आ जाएगा। दूसरा का वैल्यू 4 है, यहाँ पे देखिए n2 प्लस ऑफ n3, दिस इज n1 प्लस ऑफ n3, सॉरी एक सेकेंड, क्या हो गया, दिस इज n1 प्लस ऑफ n3, तो इसका मतलब n2 निकल आएगा, n2 का वैल्यू 4 आएगा, सही है। और फिर उसके बाद n1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो n3 का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, तो सर ये 7 है, तो बाकी 1 होना चाहिए, n3 का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो n1 n2 n3 का एक यूनिक वैल्यू आ रहा है, एक ही वैल्यू ही आ रहा है। अगर एक ही वैल्यू आ रहा है इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट अगर लिखेंगे तो ये सर कोफिशिएंट था, दिस इज द कोफिशिएंट। तो अगर ये कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। नाउ द कैलकुलेशन पार्ट इज देयर, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। तो ये तो हो जाएगा 8 7 6 5 ऐसे चलेगा 5 फैक्टोरियल तक, और 5 नहीं एक और टर्म चलेगा 4 फैक्टोरियल तक, इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 फैक्टोरियल सर 6 होता है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 8 पंचे 40 गुणे 7, मतलब आंसर आ गया 280 इज द आंसर। कोई समस्या,
तो इस टाइप का छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए छोटा क्वेश्चन एक मैं ढूंढ लिया आपके लिए और उसको करवा दिया, ठीक है ना। और बाइनोमियल का कुछ एप्लीकेशन वगैरह, जैसे कभी कभी ऐसे एप्लीकेशन बहुत है इसके, एक रिमाइंडर वगैरह निकालने के लिए काम आ जाता है कभी कभी, रिमाइंडर, फाइंडिंग रिमाइंडर यूजिंग बाइनोमियल। वैसे बिना बाइनोमियल के भी हो जाता है वो सब प्रॉब्लम, बट दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन। वो थोड़ा सा मैं एक डिस्कस कर देता हूँ, एप्लीकेशन पार्ट है, इसलिए इसी के साथ ही टॉपिक भी जैसे ख़त्म हो जाए। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाई कर देते हैं, कोई एक नंबर ले लीजिए 8 है। अगर 8 से इसमें डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा एक्चुअली में, इसका रिमाइंडर 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जिससे भी रिमाइंडर पूछा जाए, जिससे डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे 8 पूछा जा रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो 8 से अगर पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये जो 7 है ना, 7 को हम 8 के फॉर्म में बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे। तो सर ये तो बाइनोमियल है नहीं, तो कैसे एक्सपेंड होगा, तो उसको हमें बनाना होगा। तो बनाएंगे कैसे, तो ये 7 की पावर 50 को हम लिखेंगे, दिस इज 7 को 8 - 1 लिख सकते हैं, बताइए, पावर 50 इसमें लिखने में कोई बुराई नहीं। अब इसको हम बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे। तो बाइनोमियल ये बोलता है कि एक्सपेंड जब करोगे तो 50C08 की पावर में क्या आ जाएगा, 50 आएगा, -1 की पावर क्या जाएगा, 0, फिर 50C1 जाएगा, और फिर 8 की पावर में 49, फिर -1 की पावर 1। ऐसे करके ये चलेगा सीरीज। लास्ट में कहाँ तक चलेगा, लास्ट का टर्म इसमें महत्वपूर्ण होगा लिखना। लास्ट का मैं 2 टर्म लिखने वाला हूँ। पहले मैं लिखूँगा 50 की पावर 49, ठीक है, 49, और फिर 8 की पावर में जब ये तो घटते जा रहा है 8 का पावर, तो 8 का पावर जस्ट क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, और -1 की पावर में क्या रहा होगा, 49 रहा होगा। फिर इसका जस्ट अगला टर्म जब लिखेंगे तो 50C50 होगा, और 8 की पावर 0, -1 की पावर 50 होगा। बात समझ में आई क्या सभी को? इसका सर क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य अभी समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने टर्म हैं, क्या सबके अंदर 8 कॉमन आ सकता है? इसमें 8 कॉमन नहीं आएगा। देखिए सब लोग ध्यान से देखिए, 8 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? अरे 8 के पावर 50 है यहाँ पे, और 8 के पावर 49 है, और यहाँ पे भी 8 के पावर 1 है, तो 8 कॉमन आएगा, और अंदर में कुछ भयंकर सा कुछ एक्सप्रेशन बचेगा, उसको हम कुछ बोल देते हैं मसाला, ठीक है। और जो कॉमन नहीं आएगा उसको हम अलग छोड़ देते हैं, ये कॉमन नहीं आएगा, जैसे ये टर्म जो है, तो इसका वैल्यू 50C50 कितना होता है, 1 होता है। 8 की पावर 0 इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो दिस इज 1। तो ये जो भी नंबर होगा दैट विल बी समथिंग इंटीग्रल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है ही नहीं, तो लैम्डा बोल देते हैं। तो दिस एक्सप्रेशन इज 8 लैम्डा प्लस 1, मतलब 7 की पावर 50 कैन बी रिटन एज दिस, एंड अकॉर्डिंग टू द Euclid's डिविजन लेमा, इफ एनी नंबर, किसी भी नंबर को अगर 8 के फॉर्म में देखा जाए, तो इसका मतलब दैट नंबर कैन बी रिटन एज 8 लैम्डा प्लस r। यहाँ पे r रिमाइंडर होगा, और r का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे जो बचता है सर वो रिमाइंडर ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 7 की पावर 50 ऐसा नंबर है जिसमें सर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए तो इस प्रकार से हम फॉर्म में अगर ब्रेक कर लेते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा समझदारी दिखा लेते हैं तो हो जाएगा काम, कोई समस्या वाली बात नहीं। सीट वीट में भी हो सकता है मिल जाएगा क्वेश्चन, है कि नहीं। एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर, छोटा सा क्या ढंग का ही करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बताइए सभी लोग। जैसे ये है, फाइंड द रिमाइंडर when 2 की पावर 2003 is divided by
इज डिवाइडेड बाय 17। 17 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम, कैसे करेंगे सब लोग समझिए। पहले देखते हैं क्या 9 हो सकता है, मतलब आंसर अभी हमको भी नहीं पता है क्या है। अब जैसे ये प्रॉब्लम है तो 17 के पास हम देखेंगे 2 का कौन सा पावर यहाँ पे आसपास में है, पहले वो सोचिए सभी लोग। सर 2 के पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, सर 2 के पावर 4 16 होता है। अच्छा हाँ, 16-17 का संबंध है, अच्छा खासा संबंध है, समझ में आया कि नहीं? तो इसको ब्रेक करना होगा। सर 2 का पावर 4 तो बाहर ऐसे कॉमन आएगा नहीं, 2 का क्यूब बाहर निकाल लेंगे और इसको 2 की पावर 2000 लिख सकते हैं कि नहीं? बांट सकते हैं ऐसे। तो 2 का क्यूब बाहर रख लीजिए, 8 होगा 2 का क्यूब का वैल्यू। और 2 की पावर जो 2000 है, 2 की पावर 4 की पावर में क्या लिख सकते हैं? 500 लिख सकते हैं, 500 500। अब 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 है सर, दिस इज 16 कैन बी रिटन एज 17 - 1 की पावर 500। सही बात। अब तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है 18 लैम्डा प्लस ऑफ 8, इसका मतलब 17 से इस नंबर को अगर नंबर था तो उसमें रिमाइंडर